नमस्कार, न्यूज 18 इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। आज हम पहुंचे हुए हैं कानपुर, क्योंकि कानपुर में जीका वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है और उसको लेकर ग्राउंड रिपोर्ट आज हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करने में जुटे हुए हैं। तस्वीरें इस सोसाइटी जहां पर मैं इस वक्त मौजूद है, आपको बता दूं कि यहां पर ही पहला केस निकला था इसी सोसाइटी से। उसके बाद से लगातार हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि लोगों को जागरूक करने की पूरी कोशिश की जा रही है कि आसपास कहीं भी पानी ना रहने दे, ना ही घर के छतों पर, क्योंकि जीका वायरस एडीज मच्छर के काटने से ही होता है। तो ऐसे में अगर मैं एक बार तस्वीरें आपको दिखाऊं तो देखिए, रोड पूरी सुनसान है। इक्का दुक्का लोग ही आपको बाहर निकले हुए दिखाई देंगे, बाकी अपने घरों के अंदर ही कैद हैं, क्योंकि दहशत का माहौल है। ये वही इलाका है, ये वही सोसाइटी है जहां पर पहला जीका वायरस का केस मिला था और अब ये केसेस बढ़ते बढ़ते 79 तक पहुंच गए हैं। और साथ साथ कुछ देर पहले स्वास्थ्य मंत्री से भी हमने बातचीत की थी उत्तर प्रदेश के, तो उन्होंने कहा था कि कन्नौज में भी अब एक नया मामला सामने आ गया है। तो देखिए किस तरीके से धीरे धीरे स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। लेकिन कन्नौज में कानपुर की अगर बात की जाए तो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सीएमओ ने क्या कुछ कहा इसको लेकर, सीएमओ नेपाल सिंह की बाइट एक बार आपको सुनाते हैं। अब तक 79 केस जीका के पॉजिटिव आ चुके हैं और निर्धारित कार्रवाई में 100 टीमें सर्विलेंस के उसमें लगी हुई हैं, जो घर घर जाकर लाइन लिस्टिंग कर रही हैं गर्भवती माताओं के सिम्टोमेटिक का और उनका जो कोई बाहर से आने वाले केरल, महाराष्ट्र या किसी विदेश वगैरह से। और 100 टीमें सोर्स रिडक्शन में लगी हुई हैं, जो घर घर जाकर जो है ब्रीडिंग को ख़त्म कर रही हैं और फोकल स्प्रे वगैरह कर रही हैं। 50 टीमें सैंपल लेने के लिए लगी हुई हैं। तो तमाम तैयारियां हो रही हैं। नगर निगम की बात की जाए, जिला प्रशासन की बात की जाए, हर कोई अलर्ट मोड पर है। लोगों को जागरूक करने की पूरी कोशिश की जा रही है। यहाँ पर भी आज सुबह से हम हैं और सुबह यहाँ पर सैनिटाइजेशन किया गया, फॉगिंग करवाई गई और उसके बाद से लोगों को घर घर जाकर समझाया भी गया। और साथ साथ आपको ये बता दें कि जिला अस्पताल जो कानपुर का है, वहाँ पर स्पेशल बेड्स बनाए गए हैं। 10 बेड का एक वार्ड बनाया गया है, जो कि केवल और केवल जीका वायरस के पेशेंट्स के लिए है। यानी कि अगर बहुत ज़्यादा स्थिति बिगड़ती है किसी पेशेंट की, बुखार के साथ साथ अगर और भी सिम्टम्स और भी लक्षण उनके भीतर देखने को मिलते हैं, तो उसके बाद उनको तुरंत वहाँ एडमिट कराया जाए, उसके लिए भी अस्पतालों में व्यवस्था की गई है। और साथ साथ डॉक्टर्स का क्या कहना है, एक बार वो भी सुनना बेहद ज़रूरी है। एज़ फार एज माई हॉस्पिटल इज़ कंसर्न, हमारे हॉस्पिटल में 10 बेड बनाए गए हैं। उसमें हमने पूरे मॉस्किटो नेट, मॉस्किटो रिपेलेंट सब लगवा दिए हैं, दवाइयों की व्यवस्था कर दी है। अगर कोई मरीज की जो मॉनिटरिंग हो रही है, जितने भी मरीज निकल रहे हैं वो कुछ एसिम्टोमेटिक है, कुछ में बहुत हल्के से लक्षण हैं। लेकिन जिलाधिकारी महोदय ने कहा है कि जितने भी मरीज निकलेंगे उनकी सुबह शाम वाइटल्स लिए जाएंगे। अगर ज़रा से भी वाइटल्स गड़बड़ होते हैं तो कोई भी कोताही न बरतते हुए तुरंत काशीराम, उर्सला या मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराए जाएंगे या एयरफोर्स हॉस्पिटल में। यहाँ पर अभी एक को केसेस भर्ती नहीं हुए हैं, लेकिन हमने पूरा वार्ड बना दिया है, उसको बंद करा दिया है। उसमें मरीज इस समय बिल्कुल साफ़ सफाई करके उसको तैयार रखा है। किसी भी समय मरीज आएंगे तो हम भर्ती करने की स्थिति में होंगे। तो सीएमओ को आप सुन रहे थे। स्वास्थ्य विभाग भी लगातार मुस्तैदी बरता हुआ है और अब अस्पतालों में भी बेड्स बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि अगर बहुत ज्यादा केसेस निकल के आए सामने, क्योंकि कानपुर की अगर बात कर लें तो कल यहाँ पर 66 केसेस थे, लेकिन आज 13 केसेस और बढ़ गए हैं, यानी कि कुल मिलाकर अब 79 केसेस हो गए हैं। कुछ देर पहले ही हमने उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह से बातचीत की। उन्होंने कहा कि पूरी मुस्तैदी बरता हुआ है स्वास्थ्य विभाग, और क्या कुछ इस दौरान उन्होंने कहा, एक बार सुनिए। उत्तर प्रदेश सरकार के जय प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है जय सिंह जी आपका सबसे पहले तो न्यूज 18 इंडिया पर। अभी क्या तैयारियां आपकी ओर से हो रही है जीका वायरस को लेकर, क्योंकि कानपुर में लगातार हड़कंप मचा हुआ है। सबसे पहले तो वो बताइए, कितनी बड़ी भूमिका निभा रहा है इस वक्त स्वास्थ्य विभाग? कानपुर में जो पहला केसेस निकले थे वो एयरफोर्स बेस स्टेशन पर निकला था और वहीं पर एयरफोर्स में ही जब उसका पता चला कि इस तरह के केसेस हैं, तो टेस्टिंग कराने के बाद वहीं के हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया। उसके बाद हमने 2 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, फिर 4 किलोमीटर का एक रेडियस बनाया कानपुर में, जहां पर केसेस हमारे निकल रहे थे। और 2669 केसेस का हम लोग ने परीक्षण किया। जिस तरह के जो संभावित केसेस थे उसमें से हमारे 79 केसेस पॉजिटिव निकले और इसी को हमने फिर हॉस्पिटल में भर्ती करना शुरू कर दिया। तो जो हमने एक स्पॉट मैप बनाया है, उस स्पॉट मैप के हिसाब से लगभग 4 किलोमीटर के रेडियस में एक एक एरिया, एक एक लोकेलिटी को हमने पूरा आइडेंटिफाई किया है
और आइडेंटिफाई करके हमारे केजीएमयू से और हमारे स्वास्थ्य निदेशालय से टीम्स गई है जो लगातार अभी भी चेकिंग कर रहे हैं, घर घर जाके चेक कर रहे हैं। किसी प्रकार का फीवर हो उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अगर सामान्य से कुछ अलग है और उसका टेस्टिंग करा रहे हैं। इस तरह से हमने 6 जनपदों में अलग अलग टेस्टिंग करा, जहां पर हमारा एक केस हमारा कन्नौज में भी निकला है, एक केस कन्नौज में निकला है। और बाकी हमने 6 अन्य जनपदों में 5 अन्य जनपदों में टेस्ट करवाया अलग अलग जगहों पर, और कहीं जगह जीका वायरस नहीं निकला कहीं। जी, यानी कि कानपुर के बाद कन्नौज में भी अब एक केस निकला है। ठीक है जय प्रताप सिंह जी, ये तो तैयारियां हो ही रही हैं, टेस्टिंग ट्रैकिंग तो हो ही रही है, वो भी प्रक्रिया हम आपसे जानेंगे जरूर। लेकिन अस्पतालों में बेड्स की क्या तैयारी है? कितने बेड्स निर्धारित किए गए हैं कि जीका वायरस के पेशेंट्स के लिए अलग से बनाए गए हैं? क्या क्या वार्ड्स के इंतजाम है वहाँ? अस्पतालों की क्या सिचुएशन है इस वक्त? बेड्स की पूरी तैयारी हमारे पास है, क्योंकि पहले से ही कोविड की संख्या, जो कोविड वाले वार्ड्स हमारे बने थे और कोविड बिल्कुल घट के एकदम न्यूनतम स्तर पर आ गया है। तो जहां जहां हमारे डेंगू निकले थे, डेंगू के उसको कोविड के वार्ड्स को परिवर्तन करके डेंगू में दिया गया। जहां कानपुर में हमने वार्ड बनाया था कोविड के लिए, वो अब जीका वायरस के लिए हो गया है। इस तरह जहां जहां भी निकल रहा है हमारे पास पर्याप्त संसाधन है, पर्याप्त बेड्स है, जिला अस्पताल और सीएचसी लेवल पर पर्याप्त है, और नहीं तो फिर मेडिकल कॉलेज जहां जहां है वहां भी हम भर्ती करा सकते हैं। दवाई की पूरी ट्रीटमेंट हमारे पास उपचार का है, तो इस समय हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। और अब तक कितनी टीमें नगर निगम की गठित कर दी गई हैं? कहां कहां पर वो पहुंच रही हैं? किस तरीके से आप टेस्टिंग और ट्रैकिंग कर रहे हैं? और क्या जोन्स भी बनाए गए हैं, रेड जोन, ग्रीन जोन, जैसा कि कोरोना काल में हमने बनाया था? जी, हमने यहाँ जो 4 किलोमीटर के रेडियस के अंदर हमने रेड जोन और ग्रीन जोन यहाँ भी बनाया है, और उसी तरह हमारा टीम्स हमारा ट्रैकिंग कर रहे हैं। निदेशालय की टीम जो हमारे स्वास्थ्य निदेशालय का और केजीएमयू की टीम्स भी कहीं कहीं जा रहे हैं। बाकी हमने एक अंतर विभागीय समन्वय, जिसमें नगर निगम और अन्य विभाग को भी जोड़ते हुए, जहां कूड़ा का प्रबंधन करने का है, जहां स्प्रेइंग करना है, जहां फॉगिंग करना है, और घर में जो हमारा दस्तक अभियान के माध्यम से जो हमारे अन्य बीमारियों को चेक करना, उसमें डेंगू का भी चेक करना, उसमें जीका का भी चेक करना, कि किसी तरह का पानी का जल जमाव किसी घर में ना हो, साफ पानी का। तो ये सारी चीजें, सारी बीमारियों को देखते हुए हम घर घर दस्तक करा रहे हैं इसमें। तो सुना आपने, तमाम व्यवस्थाएं स्वास्थ्य विभाग भी अपनी ओर से कर रहा है। अस्पतालों में बेड्स निर्धारित किए जा रहे हैं, और साथ साथ ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर जीका वायरस फैलता कैसे है। जीका वायरस एक मच्छर के काटने से फैलता है, और इस मच्छर का नाम है एडीज। एडीज मस्किटो उसको बोलते हैं। और साथ साथ अगर जीका वायरस से कोई व्यक्ति संक्रमित है, उसका खून किसी और को चढ़ा जाए, तो उसकी वजह से भी वो फैल जाता है। जीका वायरस का एक खास तरह के मच्छर एडीज एजिप्टाइस से फैलता है, और इसलिए मच्छरों को पनपने से रोकने पर सारा जोर दिया जा रहा है। फिर चाहे वो प्रशासन की ओर से टीम आई हो या फिर नगर निगम की ओर से टीम आई हो, लोगों को इसी के लिए जागरूक किया जा रहा है। जीका वायरस के मरीज का खून चढ़ाने से भी ये वायरस फैल सकता है, और दिन में काटने वाले मच्छर से फैलने वाली ये बीमारी बहुत जानलेवा तो नहीं है, क्योंकि डॉक्टरों का ये दावा है कि आधे से ज्यादा लोगों को बीमारी होने का पता ही नहीं चलता। लेकिन खतरा ये है कि गर्भवती महिलाओं को जीका बुखार हो जाए तो पेट में पल रहे बच्चे के लिए घातक साबित होता है। और कानपुर में जीका वायरस की चपेट में आए लोगों के 1/3 महिलाएं ही हैं, और ऐसे में ये एक चिंता का विषय भी है। इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर संजय राय हैं। सर, जीका के मामले बढ़ रहे हैं देश में, कितनी बड़ी चिंता की बात है? देखिए, ये सारे जो है वेक्टर बॉर्न डिजीज हैं, चाहे डेंगू हो, चिकनगुनिया हो, जीका हो। जीका जो है सेम वही वेक्टर है, इसका भी, जो डेंगू और चिकनगुनिया को फैलाता है। थोड़ा सा जो रिपोर्टेड है, प्रेग्नेंट लेडी को होता है तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि माइक्रोसेफेली एक प्रॉब्लम होती है जो इससे होता है। बच्चों में जब डेवलपमेंट, ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं हो जाता, छोटा सा उनका ब्रेन जो है छोटा रह जाता है, ये प्रॉब्लम होती है, रिपोर्टेड है, बट सब में नहीं होती है, कुछ है। तो ये समस्या है, इसको जल्दी से जल्दी कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा, सिर्फ ट्रांसमिशन सिर्फ इससे नहीं होता। एक बार अगर किसी को हो गया
तो वह जो है और भी रूट से, जैसे सेक्सुअल रूट से भी ट्रांसमिट हो जाता है, जो कि डेंगू ये सब यूजुअली नहीं होता है। यह जो है सेक्सुअल रूट में, तो एक आदमी के होने के बाद वो दूसरों को भी जो है और भी रूट से जो है या बॉडी फ्लूइड्स से ट्रांसमिट होता है, तो ये इसका ट्रांसमिशन उसमें हो सकता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो उसमें भी हो सकता है अगर जीका वायरस है। और खबरों में हम बात करते हैं यूपी की सियासत की। योगी आदित्यनाथ ने सरदार पटेल और जिन्ना को एक जैसा बताने पर बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला है। योगी ने औरैया में कहा कि जिन्ना और पटेल एक जैसे नहीं हो सकते। योगी ने जिन्ना की पटेल से तुलना को शर्मनाक बताया। योगी ने जिन्ना को देश तोड़ने वाला और पटेल को देश को जोड़ने वाला बताया। वहीं जिन्ना वाले बयान पर कायम रहते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सवाल उठाने वाले लोगों को किताबें एक बार फिर से पढ़नी चाहिए। दूसरा, महापुरुषों का अपमान जो हो रहा है, आपने देखा होगा एक दल के नेता ने पिछले दिनों एक वक्तव्य जारी किया था, और वक्तव्य क्या जारी किया था, यानी भारत की अखंडता के प्रतीक सरदार पटेल की तुलना देश तोड़क जिन्ना से करने का कुत्सित प्रयास किया था। इस प्रकार के शर्मनाक और निंदनीय बयानों को पूरे प्रदेश को खारिज करना चाहिए। एक, सरदार पटेल देश को जोड़ने वाले थे, भारत की अखंडता के प्रतीक हैं। भारत की 563 से अधिक रियासतों को भारत गणराज्य का हिस्सा बनाने का श्रेय अगर किसी एक महापुरुष को जाता है, लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। और भारत को तोड़ करके जिन्ना को अपना आदर्श मानने वाले लोग आज भी जिन्नावाद का समर्थन करते हुए जिन्ना के उस डायरेक्ट एक्शन को इस देश को नहीं भूलना चाहिए, जहां जिन्ना ने मुस्लिम उपद्रवियों से हिंदुओं की कत्लेआम करने के लिए कहा था। जिन्ना के इस कुत्सित कृत्यों के देश कभी विस्मृत नहीं कर सकता और उसे राष्ट्र तोड़क के रूप में ही हमेशा निंदित करेगा। लेकिन आज जिन्ना और सरदार पटेल की तुलना करने का जो प्रयास हो रहा है, हमें ऐसे तत्वों के उन मंसूबों को समझना होगा। सरदार पटेल देश को जोड़ने वाले हैं, जिन्ना देश को तोड़ने वाले हैं। दोनों समकक्ष नहीं हो सकते। सरदार पटेल राष्ट्र नायक हैं, लेकिन भाइयों बहनों, जिन्ना भारत की एकता को खंडित करने वाले हैं। जो लोग ये तुलना करने का प्रयास कर रहे हैं, हमें उनके प्रति सतर्क रहना होगा। तो यूपी की सियासत में जिन्ना की एंट्री हो गई है। जिन्ना वाले बयान पर कायम रहते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सवाल उठाने वाले लोगों को किताबें एक बार फिर से पढ़नी चाहिए। क्या कुछ कहा, सुनिए। बार-बार कई राजनीतिक में उसको चलाया है, कई राजनीतिक में उसको सवाल उठाया है। जो आपने महात्मा गांधी और जिन्ना को लेकर कहा था, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, अगर आप एक बार क्लियर कर दीजिए। क्यों करे कॉन्टेक्स्ट? मैं तो कहूंगा ना कि दोबारा किताबें पढ़ लें, दोबारा किताबें पढ़नी चाहिए। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान बने हुए हैं। यूपी सरकार में मंत्री मोहसिन रजा हमारे साथ बने हुए हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ बने हुए हैं। मोहसिन रजा साहब, सबसे पहले मैं आपका ही रुख करूंगा, क्योंकि अखिलेश अपने बयान पर कायम है। वो कह रहे हैं कि जो मुझ पर सवाल उठा रहे हैं वो जरा किताबें पढ़ लें। हम भी चाहेंगे कि थोड़ा सा इतिहास में पीछे चले जाएं। समाजवादी पार्टी के मुखिया भी और जो प्रवक्ता है, ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। तो आज ये याद दिलाना चाहते हैं कि अगर किसी ने देश को बंटवारे में बांटा था, देश को बांटने वाला व्यक्ति है, तो हम उसको अपना नायक मानेंगे। तो ये आप सोच सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की जिद और सोच किस तरफ देश को ले जाना चाहती है, कौन सी सियासत करना चाहती है समाजवादी पार्टी। इससे सतर्क रहने की जरूरत है कि अखंड भारत की विचारधारा के नायक पटेल जी के सामने जिन्ना को लाकर बार बार
ये कहना कि हम अपने बयान पर अटल हैं, तो ये लोग वही हैं कि जो पहले इन्होंने राम भक्तों पर भी गोलियां चलवाई हैं, इनकी सरकार के दौरान चली हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर ऐसे लोग दोबारा आएंगे तो देश का बंटवारा भी करा सकते हैं, राम भक्तों पर गोलियां फिर से चल सकती हैं। तो ऐसे लोगों को नकार दिया है देश के लोगों ने, ऐसी पार्टी को नकार दिया है। अब इन्हें आना नहीं है सत्ता में, लेकिन अब ये कोई नई अपनी साजिश के तहत इस तरह की चीजों को निकाला गया है चुनाव के समय पर, और बार बार उस बात को आपके पूछने पर, मीडिया के पूछने पर ये बात को कहना जी, ये हमको इतिहास याद दिला रहे हैं। तो हमें तो इतिहास याद है, हमें वो भी याद है जब कार सेवकों पर गोली चलवाई थी आपके पिताजी उस वक्त मुख्यमंत्री थे। मैं जवाब ले लेता हूं। इसका भी जवाब आपको जनता को देना होगा, और जिसने देश का बंटवारा किया, अगर उसका इतिहास आप बताना चाहते हैं तो आप कोई नया बंटवारा करना चाहते हैं, वो भी जवाब आपको जनता को देना होगा। ठीक है। अनुराग भदौरिया हमारे साथ बने हुए। अनुराग जी, जब शुरुआत में अखिलेश का ये बयान सामने आया था तो लगा था कि शायद जबान फिसल गई होगी, गलती से उन्होंने ये सब कुछ बोल दिया होगा, लेकिन आज अखिलेश ने साफ कर दिया है। वो कह रहे हैं कि वो अपने बयान पे कायम है। क्या वाकई में समाजवादी पार्टी ये मानती है सरदार पटेल, महात्मा गांधी उनके बराबर है जिन्ना? अच्छा, मैं बोल लूं, आप बीजेपी के प्रवक्ता तो नहीं हो, आप मुझे बोलने दो ना, मैं जवाब दूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है मेरे बीच में आप नहीं बोलोगे, जैसे बीजेपी को सुन रहे थे मुझे भी सुनेंगे। ठीक है, जवाब दीजिए। हाँ, सवाल यह है कि जब उन्होंने बोला था तब भी बता दिया गया था कि वो जिन्ना की तारीफ नहीं, सरदार पटेल की तारीफ कर रहे थे, और उन्होंने सही बोला किताब पढ़नी चाहिए। उन्होंने जो बोला है कि वो एक ही इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, एक ही जगह से बैरिस्टर बने, इसमें गलत है तो बता दीजिए आप। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि चुनाव का वक्त आ गया, जनता की असली समस्याओं पे बात नहीं करना चाहती। इनसे पूछा जाता है कि किसानों को क्यों रौंदा गया, तो उसके ऊपर जवाब नहीं है। इनसे पूछा जाता है कि यहाँ पे जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हो गई, उनके परिवार के बारे में, उनके बारे में क्या सोचा, तो जवाब नहीं। इनसे पूछा जाता है कोविड काल में यहाँ पे लाखों लोगों की मौतें हो गई और बिना ऑक्सीजन के लोग तड़प तड़प के मर गए, उनके बारे में क्या, उनके परिवार के बारे में आर्थिक मदद के लिए क्या सोचा है, तो उसके बारे जवाब नहीं। इनसे पूछा जाता है हाथरस की बेटी का अंतिम संस्कार पेट्रोल डाल के कर दिया गया, तो क्या उनके जो आरोपी थे उनको सजा मिली, जो वहाँ डीएमएसपी थे, डीआईजी थे, जो बयान दे रहे थे, उसमें कोई जवाब नहीं। इनके पास जवाब नहीं है। पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया है और यहाँ पे सरसों का तेल 250 रुपए है, लोग खरीद नहीं पा रहे हैं, अपने सरसों के तेल का दिया नहीं जला पाए, लोग दिवाली नहीं मना पाए। ये हालत यह है कि महंगाई से लोगों की कमर टूट गई, आत्महत्या करने पे मजबूर है। इस पे मुख्यमंत्री चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलते। मुख्यमंत्री का भाषण आप सुन लीजिए 2014 के पहले का आज तक एक ही बात भारतीय जनता पार्टी बोलती रहती है। इनके टैप रिकॉर्ड की तरह रटते रहते हैं, टैप रिकॉर्ड होता है ना, उसकी तरह रटते हैं। इनसे पूछो रोजगार क्या दिया तो सुन, इनसे पूछो आपने 10 मैं यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाने की बात की थी, 5 साल हो गए, क्या बनाई आपने, सुन। इनसे पूछो 6 एम्स बनाने की बात थी, क्या बनाया आपने, सुन। इनसे पूछो कि आपने एम्स तो छोड़ो, आपने डिस्पेंसरी बनाई है क्या, सुन। इनसे पूछो यूनिवर्सिटी तो छोड़ो, आपने प्राइमरी स्कूल खोला, ठीक है भदौरिया साहब, जवाब ले लेता हूं। इन्होंने गड्ढा मुक्त सड़कें बनाएंगे, गड्ढा मुक्त तो छोड़ो, गड्ढा युक्त सड़कें बना दी। और जहां तक महिलाओं पर अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1, बेरोजगारी में उत्तर प्रदेश नंबर 1, कुपोषण में उत्तर प्रदेश नंबर 1, चोरी डकैती हत्या, ठीक है भदौरिया साहब, जवाब ले लेता हूं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बढ़ा है, आपको वक्त दिया, किसी देश में इस तरह देखा नहीं गया। इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं करते भाई? जो असली मुद्दे उससे ध्यान भटकाने की बात क्यों कर रहे हो आप? असली मुद्दे पे बात करो ना। आपके ऊपर जिन इतना सवाल, ठीक है भदौरिया साहब, रुकिए भदौरिया साहब, भदौरिया साहब, भदौरिया साहब जवाब ले लेते हैं। सवाल आए तो मैं जवाब दूं। भदौरिया साहब, भदौरिया साहब जवाब ले लेते हैं। मुख्यमंत्री सुनिए, मुख्यमंत्री नहीं 10 सेकंड और तो जवाब ले लेते हैं ना, आपको वक्त दिया ना। अरे मैं 10 सेकंड और मांग, ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ, 10 सेकंड में आप मुख्यमंत्री के ऊपर देखिए जिन्न सवार हो गया, जिन्ना 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 जिन्ना, जो मैं उनका जिन्न सवार है, जिन्ना जिन्ना कर रहे हैं। अरे भैया जनता मांग रही है, रोटी दे दो मुझे, हमारा यहाँ पे डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, कम कर दो, सरसों का तेल कम कर दो। ठीक है भदौरिया साहब, हो गया आपका। जिन्ना 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 कर रहे हैं भैया, वो भदौरिया साहब ठीक है, जिन्न सवार है। मोहसिन रजा साहब, अब समाजवादी पार्टी है ये कि विकास के मुद्दों को हटाकर बीजेपी के पास ज्यादा मुद्दे नहीं है, तो वो जिन्ना और बनाम पटेल कर रहे हैं, यही आप पे आरोप लग रहे हैं। देखिए रवि, पहली चीज तो बड़ी पीड़ा है समाजवादी पार्टी को, क्योंकि दीपावली पर भी राजनीति कर डाली है इनके मुखिया ने, क्योंकि 9 लाख दिए, उसके बाद 12 लाख दिए, अयोध्या में जल गए, प्रभु श्री राम की नगरी में, वो अभूतपूर्व हो गया, क्योंकि ये तो चाहते ही नहीं थे कि प्रभु श्री राम का मंदिर भी वहां निर्माण हो। मंदिर का कार सेवकों पर गोलियां चली, सरयू में लाशें बही, वो सब ये भूल गए हैं। और जो अभूतपूर्व विकास हुआ है आदरणीय योगी सरकार में, उसकी जलन भी है, बहुत ज्यादा परेशानी है, क्योंकि आज पूरे देश में ही नहीं विदेशों में उत्तर प्रदेश की छवि क्या निखर कर आई। आज कानून का राज है, आज यहाँ से अपराधी भाग रहा है, गुंडा राज खत्म हो चुका है,
आज हमारी बच्चियां महिलाएं आराम से घूम रही हैं, निकलकर रात में 12 बजे भी अगर वो किसी शादी बारात से आ रही हैं तो उन्हें कोई बोलने वाला नहीं है। अपराधी भाग रहे हैं प्रदेश छोड़कर, विकास के लिए लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि विकास की गंगा बह रही है। आज आपने देखा यहाँ पर उद्योग आ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, आज कानून का राज स्थापित हुआ है, इसलिए उद्योग आ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। ये बच नहीं पा रहा है इनको, इन्हें ना अयोध्या बच रहा है, ना इन्हें विकास बच रहा है, ना इन्हें योगी जी बच रहे हैं। नहीं ठीक है भदौरिया साहब सुनिए भदौरिया साहब, आपने जब मैंने आपसे सवाल पूछा था तो आपने कहा था, उन्होंने कहा था कि वो साथ में पढ़े, लेकिन उसकी अगली लाइन जो अखिलेश यादव ने कही थी, उन्होंने कहा था साथ में पढ़े और देश को आजादी दिलाई। क्या जिन्ना ने देश को आजादी दिलाई या देश को बांटा? समाजवादी पार्टी का पक्ष क्या है इसमें? अरे मैं बात बोल तो रहा हूँ, देखो उनका कहने का मतलब साफ साफ सुन लीजिए। अब इनको बोलो सुन ले, इन पर जिन सवार हो गया है। अरे इनको जिन सवार हो गया, इनको सुनाओ जिन्ना कर रहे हैं, जिन सवार है इनको। अरे जिन सवार हो गया, रुक जाओ, अरे रुक जाओ, बोल तो खोल ले। कहाँ पे उद्योग लग गए, चलो घुमाए करके जरा। उद्योग नगरी बस गई है, लखनऊ में कहीं बस गई है, कानपुर में कहीं, ठीक है, एक एक करके, जौनपुर में बस गई, आज एक एक करके, नोएडा में कहाँ बस गई? रजा साहब एक एक करके, मोहसिन रजा साहब एक एक करके जवाब दें, एक एक करके जवाब दें। नगरी का नाम बताओ। मोहसिन रजा साहब भदौरिया साहब से जवाब ले लेते हैं। सुल्तानपुर रोड पे भदौरिया साहब सीधा जवाब फैजाबाद रोड पे है। भदौरिया साहब सीधा जवाब दीजिए। भदौरिया साहब सीधा जवाब दीजिए। आप मानते हैं कि जिन्ना ने देश को आजादी दिलाई है, देश को बांटा? आप क्या मानते हैं? समाजवादी पार्टी क्या मानती है? हाँ तो सुन लीजिए, चिल्लाइए नहीं। देखिए उन्होंने साफ साफ बोला एक ही इंस्टीट्यूट से पढ़े। जब लोग एक ही इंस्टीट्यूट से पढ़ने के बाद लोगों की विचारधाराएं कैसे अलग हो जाती हैं। सरदार पटेल ने देश के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी और विचारधारा अलग हो गई। जब हम कह रहे हैं आपको विश्वास नहीं है, उनको जिन्ना का जिन सवाल हम कह रहे हैं कि यार उनको उनके विचारधारा अलग है। जो एक ही इंस्टीट्यूट से पढ़ने के बाद लोगों की विचारधारा अलग अलग हो जाती है, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनको देश की, उत्तर प्रदेश की आम जनता की बात नहीं करनी है। आम जनता ने उनको चुना है, उसके बारे में इनको कोई चिंता नहीं है। आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। और कह रहे उद्योग नगरी बस गई, आपको कह रहे उद्योग नगरी, चलो देखा चल के उद्योग नगरी बस गई है। इनसे पूछा जा रहा है कि किसानों को रौंदा जा रहा है, तो किसानों को रौंदा गया क्या? उनको आर्थिक मदद आपने दी? किसान को रौंदा गया क्या? उनके परिवार को रोजगार मिला? जिस तरह से यहाँ महिलाओं का छीनन हो रहा है, क्या उनका सम्मान बच पा रहा है? जिस तरह से यहाँ पे जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हुई है, क्या परिवार का सम्मान किया आपने? यहाँ बुखार से बच्चों की मौतें हो रही है, माँ की गोली सूनी हो रही है, क्या आपने माँ के बारे में बात की? क्या छोटे छोटे एक एक करके जवाब दीजिए भदौरिया साहब। नहीं की ना, आपको बच्चों की चिंता नहीं है। भदौरिया साहब एक एक करके, ठीक है महिलाओं का छीनन हो रहा है उसकी। भदौरिया साहब मैं मोहसिन रजा साहब से जवाब ले लेता हूँ। मोहसिन रजा साहब से मैं जवाब ले लेता हूँ। भदौरिया साहब थोड़ा सा रोकना होगा। भदौरिया साहब रुकिए थोड़ा। मोहसिन रजा साहब, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं जब भी यूपी में चुनाव आते हैं तो कभी जाति के नाम पे लोग वोट मांगने लग जाते हैं, कभी धर्म के नाम पे वोट मांगने लग जाते हैं, विकास, रोजगार, ये मुद्दे पीछे रह जाते हैं। अब आपको लग रहा है कि अखिलेश यादव ने एक मुद्दा आपको आगे दे दिया है तो बीजेपी जिन्ना बनाम पटेल कर रही है। आप जब चुनाव लड़ेंगे तो आपका मेन मुद्दा विकास होगा, रोजगार होगा, या जिन्ना के साथ आप आगे बढ़ेंगे? देखिए ऐसे लोगों को भी जागरूक करना है, अपने देश के लोगों को। हमें ऐसे लोगों से देश को बचाना है इस विचारधारा से, क्योंकि एक बंटवारा हो चुका है कि आज फिर कोई नया बंटवारा हो जाने दे। विकास तो हम कर रहे हैं, सुरक्षा हमारी प्रायोरिटी है, विकास हमारी प्रायोरिटी है, राष्ट्र हित में हम काम करते हैं, तो अब राष्ट्र को हम बंटने नहीं देंगे। इस विचारधारा के लोग अगर काम कर रहे हैं या इनकी सोच ये हो गई है तो हमें इस सोच से भी लड़ना होगा। को सांस्कृतिक और संस्कारिक उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं, ये उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिक उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं। फर्क इतना है, समाजवादी ने हमेशा विकास की राजनीति की है और हम उत्तर प्रदेश को सांस्कृतिक और संस्कारिक उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं, ये सांप्रदायिक उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं। ये फर्क है हमारे इनके बीच में, हमारे में यही फर्क है। ये सांप्रदायिक बात करेंगे हमेशा। हेलो जी भदौरिया साहब, लेकिन तो सवाल ये यही है, सांप्रदायिक बात करेंगे। नहीं सवाल यहाँ पे यही है। आप मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात पूरी हो जाए। सवाल ले लीजिए, बोलता है कि समाज सुन तो लीजिए, समाजवादी हमेशा बोलता है, समाजवादी का काम बोलता है हमने मेट्रो बनवाई डंकी की चोट पे बोलते हैं, हमने एक्सप्रेस वे बनाया डंकी की चोट पे बोलते हैं, हमने 1090 बनाया डंकी की चोट पे। सवाल ले लीजिए। को आपने 112 कर दिया डंके की चोट पे बोलते हैं। लेकिन सवाल ले लीजिए, विधवा पेंशन यहाँ पे की, वृद्धा पेंशन की, हम डंके की चोट पे बोलते हैं। भदौरिया साहब सवाल ले लीजिए, अगर आप विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ना चाहते थे, अब आप विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ना चाहते थे, तो ये जिन्ना वाली यूपी की सियासत में एंट्री किसने कराई? ये तो अखिलेश ने कराई ना। जिन्ना वाला बयान तो अखिलेश ने दिया ना।
बीजेपी को मौका अगर दिया है जिन्ना बनाम पटेल का, तो वो अखिलेश ने दिया है। आप विकास पे रहते, आप अपने काम और उनके काम की तुलना करते। आपके पास काम गिनाने को नहीं है। सवाल तो है बीजेपी के पास काम गिनाने को नहीं। हम तो एक सांस में कितने मेडिकल कॉलेज गिना दे, चाहे रामलोया मेडिकल कॉलेज हो, चाहे लखनऊ का कैंसर हॉस्पिटल हो, चाहे यहाँ का पीजीआई का अपग्रेड किया हो, चाहे हमने यहाँ पे मेडिकल हॉस्पिटल का अपग्रेड किया हो, चाहे बदायूं का हॉस्पिटल हो, चाहे सीतापुर का हो, लखीमपुर का हो, या यहाँ पे उन्नाव पे हमने बनाया, हमने बाराबंकी का हो, या अयोध्या का हो, या कुशीनगर का हो, या जौनपुर का हो, जनता को परेशान किया उत्तर प्रदेश की, सिवाय लूट भ्रष्टाचार अपराध, इसके सिवा आपने किया क्या? मेडिकल हॉस्पिटल समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान आप लोगों ने लूट भ्रष्टाचार गुंडाराज, इसके सिवा कोई काम नहीं किया। ठीक है, ये पब्लिक है, उत्तर प्रदेश की पब्लिक बेशक जानती है कि यूपी की सियासत में जिन्ना पटेल की एंट्री हो गई है, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव क्या विकास पे लड़ा जाएगा, रोजगार पे लड़ा जाएगा, महंगाई पे लड़ा जाएगा, ये उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी, क्योंकि सियासतदान है, इनके हर बयान के मतलब होते हैं, हर बयान से कहीं ना कहीं वोटों को साधने की कोशिश यहां पर की जाती है। देखना यह है कि उत्तर प्रदेश की पब्लिक इस बयान के क्या मायने निकालती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।